हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की 2021 वाली सीरीज चल रही है उसमें हम सबसे पहले वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं और ये उस वोकेबुलरी सीरीज का दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आज का टॉपिक है वो है सम इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस फॉर डेली यूज, यानी आपके डेली यूज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो हम बार बार रिपीट करते रहते हैं अपने रोजमर्रा के कामों में, उन्हें मैं छांट के आपके लिए लेके आया हूं। तो इस वीडियो में भी हम अपना वर्ड पावर इंप्रूव करेंगे, कई सारी स्पेलिंग्स सीखेंगे, उन स्पेलिंग्स का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और उन चीज़ों के हिंदी मीनिंग्स को भी पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम पर्पज से भी और स्पोकन इंग्लिश के पर्पज से भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला सेंटेंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जूठा भोजन मत खाओ। जूठा भोजन होता है जो पहले किसी ने टेस्ट कर लिया हो या यूज कर लिया हो और आप फिर उसको खाएं। तो अगर आपको कहना हो हिंदी में जूठा भोजन मत खाओ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट ईट यूज्ड फूड, यानी कि जूठा भोजन जो हिंदी शब्द है उसका इंग्लिश मीनिंग होता है यूज्ड फूड, और हम इस पूरे सेंटेंस को कहेंगे डोंट ईट यूज्ड फूड। दोस्तों, जो दूसरा सेंटेंस है वो है हिंदी में शर्ट के बटन बंद करो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे बटन अप योर शर्ट। बटन अप ये एक मेन वर्ब है और बंद करने को हम कहते हैं, बटन बंद करने को हम कहते हैं बटन अप। और शर्ट के बटन बंद करो तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा बटन अप योर शर्ट। फिर तीसरा जो सेंटेंस है वो है अपनी नाक साफ करो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे पिक योर नोज। ये पिक जो शब्द होता है इसका मतलब होता है साफ करना। तो यहाँ पे नाक हो, कान हो या और भी कोई बॉडी पार्ट हो तो उसको हम पिक करके यहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे पिक योर नोज या फिर पिक योर ईयर, ऐसे ही बनाते हैं हम इस सेंटेंस को, और उसका मतलब होता है साफ करना। दोस्तों, अगला जो सेंटेंस है वो है उसे फोन करो। फोन करने के लिए कई सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें से एक शब्द है रिंग अप, और रिंग अप के बीच में उस व्यक्ति का नाम होता है जिसे फोन लगाना है। जैसे अगर कहा जाए कि श्याम को फोन करो तो हम कहेंगे रिंग श्याम अप, और यहां लिखा हुआ है उसे फोन करो तो हम कह रहे हैं रिंग हिम अप। दोस्तों, अगला जो सेंटेंस है वो है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आपसे कोई पूछता है कि आपको कोई समस्या तो नहीं है, तो आप कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है नो नॉट एट ऑल, यानी कोई भी समस्या नहीं है या बिल्कुल भी नहीं है। फिर अगला जो सेंटेंस है वो हम कहते हैं बीच में टांग मत अड़ाओ। दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डोंट पोक योर नोज। डोंट पोक योर नोज का हिंदी मीनिंग होता है बीच में टांग मत अड़ाओ, यानी बीच में मत उचको। यानी आप जब कुछ किसी से बात कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो बीच में डिस्टर्ब मत करो। तो उसको आइडियोमैटिकली यानी एक मुहावरे के तौर पे हम कहते हैं डोंट पोक योर नोज इंग्लिश में। दोस्तों, अगला शब्द है वह मुझे घूर रहा है। ये इसमें जो घूरना शब्द है ये एक मेन वर्ब है, एक काम है, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है डैगर, सिर्फ डैगर। इस डैगर शब्द में आईएनजी जुड़ी हुई है, यानी कि ये मेन वर्ब है। तो डैगर का मतलब होता है घूरना। अच्छा, अब घूरना स्पेशली गुस्से में, तो ये जो सेंटेंस है वो मुझे घूर रहा है, यानी वो मुझे गुस्से में घूर रहा है, तब जाके आप कहेंगे डैगर। और अगर वो गुस्से में नहीं घूर रहा है तो उसको फिर स्टेयर करना कहते हैं। उसकी स्पेलिंग होती है STARE। ये थोड़ा अजीब सा बन रहा है, बट उसकी स्पेलिंग होती है STARE। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, और अगर आपको कहना हो कि गुस्से में घूरना तो वो होता है डैगर। तो वह मुझे घूर रहा है, ये सेंटेंस बनेगा ही इज डैगरिंग एट मी। डैगर के बाद हमेशा एट यूज किया जाता है प्रेपोजिशन के तौर पे, तो आप हमेशा याद रखिए कि वह मुझे घूर रहा है तो ही इज डैगरिंग एट मी। फिर अगला जो सेंटेंस है वो है क्यों नहीं, बिल्कुल। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो आप उसको रिप्लाई दोगे क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। दोस्तों, अगला सेंटेंस है एज यू लाइक। हिंदी में अगर आपको कहना हो जैसा आप चाहें, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एज यू लाइक या एज यू प्रेफर या एज यू वांट। फिर अगला सेंटेंस है वह नींबू निचोड़ रही है। इसमें जो निचोड़ना शब्द है ये एक मेन वर्ब है, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वीज। इसको पढ़ते हैं स्क्वीज। बहुत सारे लोग इसको गलत प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है स्क्वीज, स्क्वीज। स्क्वीज एक मेन वर्ब है और इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया स्क्वीजिंग। तो इसका पूरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो है शी इज स्क्वीजिंग द लेमन, यानी वह नींबू निचोड़ रही है।
तो स्क्वीजिंग शब्द का मतलब होता है निचोड़ना। आप यहाँ कुछ भी जैसे कपड़े निचोड़ना, तो शी इज स्क्वीजिंग द क्लोथ्स, तो निचोड़ना आप याद रखिए, स्क्वीज इसका मीनिंग होता है। फिर अगला शब्द है प्लीज, मुझे कॉलेज छोड़ दो, तो इसको हम कहेंगे प्लीज ड्रॉप मी एट द कॉलेज। इसमें ये छोड़ना है यानी किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉप और एट। यहाँ बीच में उस आदमी का नाम जैसे छोड़ना है, और यहाँ पे वो प्लेस जहां उस व्यक्ति को छोड़ना है। तो प्लीज ड्रॉप मी एट द कॉलेज, या प्लीज ड्रॉप हिम एट द स्कूल, या फिर प्लीज ड्रॉप हर एट द स्कूल। फिर अगला जो शब्द है वो है बेशक। बेशक हम जब कहते हैं, जब हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता किसी चीज को लेके, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑफ कोर्स या फिर सर्टेनली, है ना। तो अगला शब्द है वह एक किताबी कीड़ा है। किताबी कीड़ा एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो कंटिन्यूसली बुक्स पढ़ता रहता है। उसके दिन भर के जो 12 घंटे होते हैं उसमें से कई घंटों तक वो किताबों में ही घुसा रहता है और उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं होती, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है बुक वॉर्म, यानी किताबी कीड़ा। और अगर अकेला सिर्फ वॉर्म शब्द की बात करें तो ये वॉर्म का मतलब होता है इल्ली। एक कीड़ा होता है जो सब्जियों में या फसलों में लग जाता है, तो इस वॉर्म का मतलब होता है इल्ली। और किताबी कीड़ा अगर आपको आइडियोमेटिकली कहना हो तो आप उसको कहते हैं बुक वॉर्म, ठीक है। तो ही इज अ बुक वॉर्म, यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो आप, शी इज अ बुक वॉर्म, आई एम अ बुक वॉर्म, यू आर अ बुक वॉर्म, कुछ भी। फिर दूसरा जो अगला सेंटेंस है ये है यह खूब चलेगा। खूब चलेगा इन द सेंस, जैसे आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा, लोग कहते हैं कि अच्छा फोन है, ये खूब चलेगा, यानी कई सालों तक आप इसको यूज करते रहेंगे। तो इसको इंग्लिश में आप कहोगे इट विल लास्ट लॉन्ग, या अपन कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग, इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग मतलब लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सकने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट। दोस्तों अगला सेंटेंस है वह आपे से बाहर होने लगा। ये जो आपे से बाहर होने शब्द है ये होता है अत्यंत क्रोधित हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, तब हम कहते हैं कि वह आपे से बाहर हो गया, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ही बिगेन टू बी आउट ऑफ टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा, और आउट ऑफ टेम्पर का मतलब होता है बाहर चले जाना, यानी आपके कंट्रोल से बाहर चले जाना, इतना गुस्सा हो जाना। फिर जो अगला सेंटेंस है वो है कितने अपमान की बात है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ डिसग्रेसफुल। हाउ डिसग्रेसफुल। दोस्तों अगला सेंटेंस है यू बिट द हैंड दैट फेड यू। इसमें बिट का मतलब होता है काटना, हैंड का मतलब है हाथ, और फेड मतलब खिलाने वाला, यानी तुमने उसी हाथ में काटा जिसने तुम्हें खिलाया, जिसने तुम्हें पालन पोषण किया। और इसका पूरा अगर हिंदी में बेसिक मीनिंग देखा जाए तो हम आइडियोमेटिकली कहते हैं मुहावरे में कि तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, यानी जिसने तुम पर विश्वास किया उसी से तुमने धोखा किया। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं यू बिट द हैंड दैट फेड यू। फिर अगला जो शब्द है वह उल्टा खड़ा है। आप ये 18वां सेंटेंस और 19वां सेंटेंस एक साथ देखिए, यहाँ पे भी उल्टा शब्द आया है और यहाँ पे भी उल्टी शब्द आया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह उल्टा खड़ा है, ये एक इंसान के बारे में बात है। उल्टा खड़ा होना यानी सर के बल खड़ा होना, तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे अपसाइड डाउन, यानी उसका जो ऊपर वाला साइड है वो नीचे की तरफ है, अपसाइड जो है वो डाउन साइड है, यानी सर जो है वो नीचे की साइड है, इसका मतलब वो उल्टा खड़ा है या उल्टा लटका है। ही इज हैंगिंग अपसाइड डाउन, ये इंसान के लिए यूज होता है, अपसाइड डाउन ऊपर वाली साइड नीचे। और अगर हम ऐसा कहना चाहें उसने उल्टी शर्ट पहनी है, यहाँ पे उल्टा शब्द तो है लेकिन वो इंसान के लिए नहीं है, शर्ट के लिए है, तो हम कहेंगे ही हैज वियर्ड, या फिर इसकी एक थर्ड फॉर्म होती है वोर्न भी, ही हैज वियर्ड शर्ट इनसाइड आउट, यानी जो अंदर वाला शर्ट है, अंदर वाला साइड है शर्ट का, वो उसने आउटसाइड पहना है, यानी बाहर की तरफ पहना है। इसका मतलब उसने शर्ट उल्टी पहन ली है, जो अंदर होना चाहिए था वो बाहर है, और जो इनसाइड वाला पोर्शन है जो बाहर वाला पोर्शन है वो अंदर चला गया। तो उसने शर्ट उल्टी पहनी है कहना हो तो ही हैज वोर्न शर्ट इनसाइड आउट, या फिर ही इज स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, ये इंसान के लिए है। फिर अगला जो शब्द है वो है ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम किसी से पूछते हैं तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है हाउ डेयर यू से दैट। फिर दोस्तों अगला जो सेंटेंस है, अगर आप कहना चाहें किसी से मेरी तरफ देखो तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे लुक एट मी। हमेशा ये जो लुक शब्द है इसके सामने जो साथ में जो प्रपोजिशन यूज होता है वो होता है एट, ठीक है। लुक ऑन मी नहीं कहते, लुक अपॉन मी नहीं कहते, लुक इन मी नहीं कहते, हमेशा आपको कहना होगा लुक एट मी, लुक एट मी, ठीक है। तो ये हो गया 21वां सेंटेंस कि मेरी तरफ देखो, यानी लुक एट मी। फिर अगला जो सेंटेंस है वो है अगर आप हिंदी में कहना चाहें सबसे पहले, ठीक है। जैसे कि मैं जब सुबह उठता हूं तो सबसे पहले मैं ब्रश करता हूं, तो उसको आप कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई ब्रश।
या फिर मैं मंदिर में जाके सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ, तो आई गो टेम्पल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रे। फिर जो अगला सेंटेंस है उसने मुझे देखकर मुंह लटका लिया। इसमें ये जो मुंह लटकाना शब्द है ये मेन वर्ब है और इसका पूरा मीनिंग होता है वेयर अ लॉन्ग फेस। ये जो आप वोर देख रहे हैं ये वेयर की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, मात्रा पे खत्म हो रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग होता है वेयर अ लॉन्ग फेस। वेयर में आप आईएनजी लगा सकते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है, उसने मुझे देखकर मुंह लटका लिया, तो शी वोर अ लॉन्ग फेस आफ्टर सीइंग मी। फिर दोस्तों अगला जो सेंटेंस है वह दिखावा करती है। इसमें ये जो दिखावा करना शब्द है, दिखावा करने को कहते हैं प्रिटेंड। इसमें एस लगा हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ता है ती है पे खत्म हो रहा है और ही शी नेम के साथ एस एस यूज होता है, तो वह दिखावा करती है, इसका मतलब शी प्रिटेंड्स। देखिए दोस्तों अगला शब्द है, अगर आपको कहना है टपकना, टपकना इन द सेंस बिना सूचना के आ जाना, कहीं भी टपक जाना, कि वो कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी टपक जाता है, इसको हम कहते हैं ड्रॉप इन। ड्रॉप इन मतलब बिना इंफॉर्मेशन के, बिना बताए कहीं पहुंच जाना अचानक से। कहते हैं कि आज हमारे घर पे अचानक मेहमान टपक गए, तो अगर आपको उस वे में टपकना कहना है तो आप कहेंगे शी ड्रॉप इन एट स्कूल ऑन मंडे, यानी वो अचानक से बिना सूचना के स्कूल में टपक गई, यानी टपक आई, बिना इंफॉर्मेशन के आ गई। तो ये ड्रॉप इन वर्ब है। फिर अगला जो शब्द है वो है विरोध करना। अगर आप इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। तो विरोध करने का मतलब होता है किसी के विरोध में खड़े होना, और विरोध का मतलब होता है अगेंस्ट, और स्टैंडिंग मतलब खड़े होना। तो अगर ये शब्द आप देखो स्टैंड अगेंस्ट, तो इसका मतलब होता है विरोध करना। इसमें ये एस जो है वो मिसटाइप्ड है, यहाँ एस नहीं होगा। तो स्टैंड अगेंस्ट मतलब विरोध में खड़े होना। तो महात्मा गांधी वो स्टैंडिंग अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी महात्मा गांधी जो थे वो ब्रिटिशर्स का यानी इंग्लिश मैन्स का विरोध कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों अगला शब्द है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है बहुत आसान काम, एक ऐसा काम जो बहुत आसान हो। तो टू बिकम पीएम इज चाइल्ड्स प्ले फॉर नरेंद्र मोदी। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन अगर किया जाए तो इसका मतलब है नरेंद्र मोदी के लिए पीएम बनना एक बहुत आसान काम है, चाइल्ड्स प्ले है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की उन्हें सपोर्ट करती है, उनके काम भी फेवरेबल होते हैं। तो चाइल्ड्स प्ले अगर आपको कहना हो कि जैसे कि मान लीजिए इस कुर्सी को उठाना मेरे लिए बहुत आसान है, तो आप कहेंगे टू लिफ्ट दिस चेयर इज अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। फिर जो अगला शब्द है वो है मेक हेस्ट। मेक हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करना, किसी काम में जल्दी करना। तो इसको अगर आप मेन वर्ब की जगह यूज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा वी शुड मेक हेस्ट टू रीच, यानी हमें पहुंचने के लिए जल्दी करना चाहिए। दोस्तों अगला सेंटेंस है मूट पॉइंट। ये मूट पॉइंट शब्द का मतलब होता है विवाद का विषय, एक ऐसी चीज जिसकी वजह से विवाद खड़ा हो गया किन्हीं दो पार्टियों के बीच या किन्हीं दो लोगों के बीच। तो यहाँ पे अगर अपन मूट पॉइंट को वर्ब की जगह इस्तेमाल करें तो ये बनेगा करप्शन इज अ मूट पॉइंट, यानी जो करप्शन है, हिंदी में करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, एक विवाद का विषय है, कई सारे लोग इस पर डिस्कशन और डिबेट करते रहते हैं। तो ये हो गया मूट पॉइंट यानी विवाद का विषय। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉप मी एट द कॉलेज। अगर आपको कहीं जाना हो तो आप कहते हैं ना कि मुझे कॉलेज उतार देना, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे ड्रॉप मी एट द कॉलेज, या फिर ड्रॉप मी एट द बस स्टॉप, या ड्रॉप मी एट होम एट माई होम, या ड्रॉप मी एट द कोचिंग। जो अगला शब्द है वो है, अगर आप हिंदी में कहना चाहें कि हवा बदलने के लिए। हवा बदलने मतलब माइंड को रिफ्रेश करने, एंटरटेनमेंट करने, रिचार्ज होने। तो अगर हमें हिंदी में कहना हो हवा बदलने के लिए कश्मीर जाओ, या कोई पिकनिक स्पॉट पे जाओ, या कोई नेचुरल प्लेस पे जाओ, या किसी मॉल में जाओ, तो हम कहेंगे गो टू कश्मीर फॉर अ चेंज, या फिर गो टू एनी पिकनिक स्पॉट फॉर अ चेंज, या गो टू सम नेचुरल प्लेसेस फॉर अ चेंज। और आज का जो लास्ट वर्ड है वो है फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस का मतलब होता है मनमाना दाम, यानी किसी चीज को उसके एमआरपी पे ना बेच के जो आपकी इच्छा हो, जिस दाम में आप बेचना चाहें या दुकानदार बेचना चाहे उस पर बेचना, तो हम कहते हैं मनमाना दाम। और उसको इंग्लिश में कहा जाता है फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस मतलब बहुत हाई प्राइस, ठीक है, जो उस चीज की कीमत नहीं है उससे कई दोगुने चौगुने दाम पर उसको बेचना। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ 30 वर्ड्स जो हमारी डेली स्पीकिंग में हमारी मदद करेंगे। और आगे आने वाले वीडियोस अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।
आगे कई सारे वीडियोस आने वाले हैं जो आपको स्पोकन इंग्लिश में हेल्प करेंगे और आपके एग्जाम्स में हेल्प करेंगे. तो स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड बाय.